बीपीएससी फॉर्म भरवाया टीचर वाला, 2 महीना के अंदर एग्ज़ाम ले लिया। अभी जो एग्ज़ाम हुआ है उससे पहले जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम चल रहा था वो भी फॉर्म भरवाया, 15 से 20 दिन में एग्ज़ाम ले लिया। फिर उसके बाद ये बिहार बीपीएससी टीचर वाला वो भी 2 महीना के अंदर में एग्ज़ाम लिया। सिलेबस बहुत है। उसके बाद आपका अभी जो स्टेट निकाला है, जैसे कि जो स्टेट में 9th 10th के हो गए या 11th 12th का जो टीचर बनेंगे उसको भी फॉर्म भरवाया। 10-13 दिन का समय दिया, 25 से 30 तारीख तक। अब फिर ये अभी 27 तक के फॉर्म में डेट था, जैसे 25-26 तक अभी फॉर्म में भरा रहा था, अब 4 तारीख से एग्ज़ाम आ गया। फॉर्म भराता है 4 दिन में, सिलेबस पूरा पढ़ना है, 4 दिन में फॉर्म भर एग्ज़ाम, समझ गए। फिर आगे उसके बाद जैसे ही हो जाएगा बीपीएससी का 24 तारीख का एग्ज़ाम हो जाएगा, तो अब एग्ज़ाम फॉर्म आता है बहुत जल्दी एग्ज़ाम पढ़ने का जो पहले से है वही, तो एकदम लगातार अब इंतज़ार नहीं करना है कि फॉर्म निकलेगा भरेंगे तब पढ़ेंगे। अब फॉर्म आता है एग्ज़ाम हो जाता है, एकदम हाई चल रहा है। 10 दिन में एग्ज़ाम बनाइए जो मन है से। हैं किसका? हाँ, बिहार पुलिस का एग्ज़ाम लिखिएगा। प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल में लिखिएगा। लिखिए खोज निकला। ये सब बहुत समय लगता है। इस जैसे जो खोज मानव की उत्पत्ति ये सब पढ़ाए हैं, तो इसमें जैसे कि जो खोपड़ी का मिला, फिर जानवरों अवशेष से मिली, तो ये सब परिचित नहीं थे। एक रिसर्चर थे जो उस समय में इराक मेसोपोटामिया के इराक के क्षेत्र में पड़ता है, तो वहाँ का जो था, तो जब खोजें चल रही थी ना, तो मैरी नाम की थी तो एक बार जो खोज चल रहा था तो वहीं पे वो बागान में, जैसे होता है ना बागान, उसी में वो रुके हुए थे। तो एक जो व्यक्ति थे उनका अति बीमार पड़ गए थे, तो उसकी जो पत्नी थी मैरी, उसको कहा कि आज आपका अति बीमार है, ठीक नहीं है, तो आप यहीं रुकिए, हम जाते हैं। तो वो जैसे ही आगे गए खोजने के लिए चले गए, तो उधर से जो उसके सहायक रहते हैं व्यक्ति, वो खूब चिल्लाते रहते हैं। इसको वापस आते हैं तो ये घबरा जाता है कि क्या हुआ, मैरी को सांप तो नहीं ना काट लिया। जिस स्थान पे खुदाई हो रही थी वहाँ पे बिच्छू बहुत था, तो कहा कि मैरी को बिच्छू तो नहीं ना काट लिया या सांप तो नहीं काट ली। इतना ज़ोर से चिल्ला रहा है। अब वो खूब चिल्लाते आ रहा था। उसके बाद उसके अब वो घबरा गया कि क्या हुआ। उसके बाद मैरी चिल्लाते आ रही थी, खोज लिया खोज लिया खोज लिया। तो कहा कि खोज ली, तो अब खूब चिल्ला क्या, तो वो कहा कि क्या खोज ली है, से कहा क्या मिल गया। उसके बाद जैसे ही मैरी पास में आए, क्या कहते कि खोज लिए, तो खोज क्या है, तो कहा कि जो 20 से 30 वर्षों से हम सब खोज रहे थे वो मिल गया। तो कहा क्या मिल गया तुमको, तो कहा कि वही हमारा पूर्वज मिल गया। तो क्या मिला था, मानव की खोपड़ी। समझ गए, ऐसे खोज होती थी। फिर ऊपर से एक व्यक्ति थे, ऊपर छत पे गए। छत पे वो बच्चा क्या था कि उसको कहें थे कि अरे छत पे देखे, तो कहा कि पापा देखिए बैल आया हुआ है ऊपर। तो कहा बैल, तो घबरा गया कि बैल छत पे कैसे चला आएगा ऊपर की ओर। तो देखा कि ऊपर की ओर जो था, उस पर जो खुदाई हुई, उस पर चित्र बनी हुई थी, जिसका चित्र मैच कर रहा था अभी का बैल से। तो उस चित्र से पता करा कि जो अब उसको अवशेष चला था, कहा कलर, तो अब उस रंगाई से पता चली कि उस समय चित्रकला की प्रचलित थी, और उसके अवशेष से जब मिलाया गया तो अब पता चला कि इतना साल पहले इसका अवशेष था, इस जानवर इस तरह दिख रहा। ऐसे खोज होता है, समझ गए। बाद में पुरातत्व की सहायता से तब उसका साक्ष्य से मिलाया जाता है। तब लिख ली यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन था, प्रागैतिहासिक काल में कौन था, रॉबर्ट ब्रूस फूट। रॉबर्ट ब्रूस फूट जो थे, सबसे पहले भारत में अध्ययन का स्रोत। कौन के सबसे पहले भारत में अध्ययन का स्रोत,
प्रागैतिहासिक काल में जो होगा तो वो क्या होगा, अभी प्रागैतिहासिक काल किसकी जानकारी देती है, पुरातत्व से जानकारी मिला। यहाँ पर क्या है, ना साहित्यिक स्रोत है और न ही कोई लिपि लिखित साक्ष्य नहीं है पुरातत्व के अवशेष में। तो इसका अध्ययन जो भारत में चालू किया रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड सबसे पहले भारत में अध्ययन कहाँ था, वर्तमान कौन सा स्थान अभी है, तमिलनाडु, भारत में अफ्रीका आता है, अभी कहाँ पड़ता है, मद्रास, जिसको कहा जाता है क्या, चेन्नई, अभी नाम मद्रास का चेन्नई होता है। सो तमिल मद्रास में यही ना नाम है, अभी चेन्नई मद्रास दे दिया है। पुलवरम, पुलवरम नामक स्थल से इसका खोज हुआ, पहला अध्ययन चालू हुआ। सो 1863 ईस्वी, 13 मई 1863। कौन था, तो लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी है ना, लेटेराइट जो मिट्टी होती है, इसी लेटेराइट मिट्टी के जमाव से, किससे अवशेष से पता चला, तो जो पहले पुरातात्विक स्थल होती थी ना, जो पहले लेखन लिपि होती थी उसमें, तो क्या होती, जो पीली मिट्टी होता है ना, उस पीली मिट्टी को भिगो करके और उस पीली मिट्टी को भिगाने के बाद उस पर लिख दिया जाता था, और उसके लिखने के बाद उसको सुखा दिया जाता था। तो उसकी चित्रात्मक से पता चलता है, वो जो कच्ची ईंटें होती थी, उसकी कच्ची ईंटें पे जो उसका जो मिट्टी होती थी, तो पहले जो लिखने की कला प्रचलित हुई, तो अब उसी पे लिखा जाता था, मिट्टी पे ही लिखी जाती थी, और मिट्टी को भिगो करके उसको क्या लिख दिया, उसके बाद सूख गया, वो ठोस हो गई लिखने के बाद। जो इसी तरह से बाद में ठोस हो गया, उस पर नहीं लिखा जाता था, क्योंकि उसको मालूम नहीं था कि उत्कीर्ण करके लिखना है, वो भिगो करके ही लिखता था। उसके बाद क्या होता था कि जैसे ही उस सूख गया तो उसको अवशेष को फेंक देता था, उसके बाद नहीं लिखा थी। बाद में वही पत्थर पर उत्कीर्ण करना चालू हुआ, पहले मिट्टी के अवशेष था। क्या पता चला यहाँ पे, लेटेराइट 13 मई 1863 ईस्वी को मिट्टी के जमाव से ही पता चली, लेटेराइट की मिट्टी के जमा हुआ। इसमें क्लीवर की खोज हो गई। किसकी खोज हुई, क्लीवर सबसे पहले कब, विलियम किंग। तो क्या नाम है, विलियम किंग जो थे, ये विलियम किंग क्या किए, 28 सितंबर लिखा है, 28 सितंबर 1864 ईस्वी को क्या किए, खोज किए, नाले के अतिरम्पक्कम से, पक्कम के नाले से दो सुंदर कुल्हाड़ी, जिसका नाम दिया था हैंड एक्स। यही दो हैंड एक्स की क्या की खोजी थी। सो यही कहा जाता है कि विलियम किंग जो थे, विलियम किंग ने 28 सितंबर 1864 ईस्वी को अतिरम्पक्कम के नाले से दो सुंदर कुल्हाड़ी हैंड एक्स खोजी सबसे पहला बार। नेक्स्ट लिखिएगा पॉइंट था क्या है, रॉबर्ट ब्रूसफोर्ड सबसे पहले भारत में का अध्ययन का स्रोत माना जाता है। वर्तमान में कहा, तमिलनाडु के मद्रास, चेन्नई के पुलवरम नाम स्थल पर क्या हो, 13 मई 1863 को लेटेराइट जमा। अब देखिए इतना पीछे का काल है ना, आप इसको बाद 1861 के काल से चालू हुआ पुरातत्व साक्ष्य की खुदाई। अब जा कर के हम खुदाई को उस अवशेष के आधार पर क्या कर रहे हैं, उतनी पुराना निर्धारण कर रहे हैं। सो तो यही कहा, सबसे पहले भारत में तमिलनाडु मद्रास के चेन्नई के पुलवरम नामक स्थल पर 13 मई 1863 को लेटेराइट के जमाव से क्लीवर की खोज हुई। उसके कहा विलियम किंग जो थे 28 सितंबर 1864 ईस्वी को अतिरम्पक्कम नाले में क्या है, अतिरम्पक्कम नाले में दो सुंदर कुल्हाड़ी हैंड एक्स की खोज की थी। तो ये रॉबर्ट ब्रूस, आइए कौन थे, विलियम किंग। कहाँ क्षेत्र था, तमिलनाडु के क्षेत्र से चालू किए से पुरातत्व की खुदाई। नेक्स्ट है कि 1820 एडी में कौन, जारगेनस
चार्गेनस थॉमस ने इसको 3 काल में बांट दिया है। पहला पाषाण काल, उसके बाद कांस्य युग, उसके बाद कांस्य युग काल, कांस्य युग, उसके बाद जैसे कांसा मिला ना तो कांस, इसमें पाषाण काल में जब लोहा की मात्राएं मिली, जहां से लौह का अवशेष, उसको क्या कहें? लौह युग। तो यही 3 काल में ये बाटे, एक पाषाण काल, कांस्य युगीन सभ्यता और लौह युग। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा भारतीय पुरातत्व के जनक, भारतीय पुरातात्विक के जनक, भारतीय पुरातात्विक के जनक लिख लीजिएगा, कौन है? घम, अलेक्जेंडर कौन? कनिंघम। यही है भारतीय पुरातात्विक के जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। नेक्स्ट लिखिएगा पाषाण काल को सामान्यतः प्रमुख उपकालों में विभाजित किया जाता है। पाषाण काल को सामान्यतः 3, क्या क्या बांटा? पहले बांट दिए किसको? पाषाण काल, कांस्य युग काल, उसके बाद लौह युग काल। यही बांटे गया 3 काल में। अब लिखेंगे कौन सा टॉपिक? पाषाण काल को 3 उपकालों में बांटा गया। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, उच्च पाषाण काल। उच्च पाषाण, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? पूरा पाषाण काल। इस पूरा पाषाण काल में आप लोग देख, इसमें देखेंगे मुख्य रूप से एक निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। निम्न पूरा पाषाण काल, उसके बाद मध्य पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। यही 3 हो गया। कौन कौन? जैसे कि उसको देखे थे किसका? 3 काल में, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और NCERT जो है उस NCERT काल 26 लाख वर्ष पहले, इसके अनुस्रोत के तहत, NCERT के स्रोत के तहत पूरा पाषाण काल कब माना गया है? 26 लाख। क्या है कि NCERT से 26 लाख वर्ष पहले की गई। अब इसको कहा गया कि जो पूरा पाषाण काल है उसमें क्या है? उसके जो उपकरण हैं, क्या है? उपकरण, मतलब जो उपकरण औजारें मिला है ना, इसमें उपकरण
औजार जो मिला है इसके कारण क्या कर दिया गया कि पूरा पाषाण काल को आपको कितने भाग में बांट दी गई, 3 भागों में बांटे। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। क्योंकि ये धीरे धीरे पाषाण काल में जो क्या हो गया, विकसित होती चली गई, तो इसके अलग अलग औजार और उपकरण की उपयोग हो गई। इसीलिए इसको क्या किया गया कि इसके 3 श्रेणी में बांट दी गई। तो सबसे पहले था कि पूरा पाषाण काल में मानव क्या था, आखेटक तथा खाद्य संग्रह। मतलब क्या कह रहा है कि जो पूरा पाषाण काल हुई, इस पूरा पाषाण काल में मानव क्या करने लगा, खाद्य को संग्रहित, मतलब क्या है कि भोजन का निर्माण और भोजन के स्वरूप में अपना जीवन यापन करने लगा। कहा कि ना खाद्य। अब यहाँ पे खाद्य मतलब क्या है कि जो उनकी आहार की आवश्यकता है, उस आहार के लिए क्या कर रही है कि यहाँ पे अपना जीवन यापन के लिए खाद्य संग्रह का उपयोग कर रहा है। पाषाण काल के अवशेष की संस्कृति है, संस्कृति वो कहाँ से मिली है, तो इसका अवशेष की जो संस्कृति है वो मुख्य रूप से कहाँ से, सोहन नदी, बेलन नदी घाटी और नर्मदा नदी घाटी। नर्मदा नदी घाटी, यही कहा है कि जो पूरा पाषाण काल का संगठित है वो खाद्य संग्रह था। अब मानव अब कहा हो गया, यहाँ से मानव क्या होने लगा कि ये इसकी संग्रह मतलब अपना भोजन के स्वरूप में जीवन यापन करना चालू कर लिया, और यहाँ पे अस्थायी जीवन चालू हो गई, समाज का निर्माण हो गया है और खाद्य को संग्रहित करना चालू हो गई है। तो इस खाद्य के संग्रह में अभिलेख का जो क्या है, अवशेष जो संस्कृति है, ये प्राप्त कहाँ से होती है, तो ये होती है कौन सी, सोहन नदी घाटी से, बेलन नदी घाटी से और नर्मदा नदी घाटी से इसका अवशेष किसका प्राप्त हुआ है, पूरा पाषाण काल की अवशेष पर। अब कहा कि इसमें क्या हो गई कि जो उसका उपकरण है, इस उपकरण के अनुसार क्या हो गया, इसको 3 काल में बांट दी गई, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। तो अब हम देखेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल क्या है। सो बेटका यहाँ से भी मिला है, भोपाल के पास भीमबेटका से भी क्या हो गई है, इसकी अलक्षियो इत्यादि मिली है। इस सब से पूरा पाषाण संस्कृति की जानकारी मिलती है। अब लिखेगा निम्न पूरा पाषाण काल किसके है, तो औजार के स्वरूप में। तो औजार के स्वरूप में अब हम लोग देख लेंगे कि निम्न पूरा पाषाण काल में क्या है। सो निम्न पूरा पाषाण काल 5 लाख से 50,000 BC समय आता है। अब निम्न पूरा पाषाण को क्या माना, तो निम्न पूरा पाषाण का समय मांगा कौन, कितना समय से, तो 5 लाख BC से 50,000 BC, मतलब 5 लाख ईसा पूर्व से कितना था, 5,000 ईस्वी पूर्व का समय का जो काल निर्धारित की गई, वो क्या निर्धारित की गई आपका, निम्न पूरा वर्गों में। इसके आधार पर, उपकरणों के आधार पर इसे प्रमुख 2 प्रमुख वर्गों में विभाजित की जाती है। पवेल संस्कृति उपकरणों के आधार पर, हैंड एक्स
हैंड एक्स संस्कृति, एक को चॉपर चॉपिंग पवेल संस्कृति, एक वो कहा जाता है हैंड एक्स संस्कृति। यही दो में पवेल संस्कृति। तो चॉपर मतलब क्या है कि जिसमें उसका जो वो उपकरण बनाई गई है उस औजार में सिर्फ क्या है कि चॉपर में एक ही तरफ धार है, और चॉपिंग पवेल संस्कृति हुआ इसमें दोनों तरफ धारें, मतलब जो उस समय में उपकरण बनाई जाती थी उसके बारे में है। जैसे कि इसमें उपकरण में देख लेंगे, कितना है, एक ही चॉपर होता है ना, जैसे जैसे काटने वाला, तो उसके सिर्फ एक ही तरफ धार होता है, दूसरा तरफ नहीं ना धार होता है। तो यही था जिसमें दो तरह से बांटे, तो चॉपर अति क्या है, चॉपिंग पावेल संस्कृति। चॉपर में सिर्फ एक ही कार्यधार है, एक ही तरफ से कार्य कर सकते हैं, एक ही कार्यधार। कौन सा, इसमें है उपकरण, इसमें दोनों तरफ धारे। यही इसमें क्या है, दोनों तरफ है ना, इस तरफ भी धार है और दोनों तरफ क्या है, कार्यधार। देखिए यही सब है, चॉपिंग पावेल है, इसमें क्या है कि दोनों तरफ कार्यधार था। अब जो सिर्फ चॉपर था उसमें एक ही धार था, इसका चॉपर पावेल संस्कृति का। ये जो चॉपिंग पावेल अति है वो क्या है कि इसमें मुख्य रूप से क्या है, तो ये कहाँ से प्राप्त हुई है, तो सोहन नदी घाटी से चॉपिंग पावेल की जो उपकरण खोज हुई है, कौन नदी से, सोहन नदी घाटी से प्राप्त होने के कारण, किसे, सोहन नदी घाटी से प्राप्त हुई है। इसीलिए सोहन नदी घाटी से प्राप्त होने के कारण, सोहन नदी घाटी से प्राप्त होने के कारण इसको क्या कहा जाता है, सोहन संस्कृति या सहन संस्कृति। सोहन संस्कृति का नाम से भी जाना जाता है। कौन सी संस्कृति, चॉपर पावेल संस्कृति को, या इसे कौन सी, द्विधारी उपकरण, क्या था, द्विधारी उपकरण भी कहते हैं। तो द्विधारी उपकरण भी कहते हैं, क्यों कहते हैं द्विधारी उपकरण, द्विधारी उपकरण कहने का मतलब हो गया कि इसका क्या था, चॉपिंग पावेल संस्कृति का धार जो थी वो कैसी थी, दोनों तरफ उसकी धारें थी। 1954 ईस्वी में कौन, वीटी शर्मा ने इसकी खोज की, व्यास की सहायक कौन सी नदी है, वान नदी। इसी वान नदी पे क्या किया है, कौन सा स्थान है, दौलतपुर। कौन सा, कौन परंपरा, चॉपिंग परंपरा, चॉपिंग परंपरा प्राप्त किए हैं। तो यही कह दिया, क्या कह दिया कि जो निम्न पूरा पाषाण काल है वो क्या है, उपकरणों के आधार पर दो तरह से बांटी गई। कौन सा, तो एक चॉपर चॉपिंग पावेल संस्कृति, एक हैंड एक्स संस्कृति। तो चॉपेल पावेल संस्कृति है क्या, तो चॉपेल पावेल संस्कृति में होती है कि जो उपकरण होते हैं, तो एक उपकरण चॉपर होता है, एक चॉपिंग पावेल होते हैं। तो जो चॉपिंग पावेल होते हैं उसका धार जो होता है वो क्या होता है, दोनों तरफ होती है, मतलब कि दोनों तरफ से हम उस उपकरण का उपयोग कर सकते हैं। जो चॉपर होता है वो चॉपर क्या होता है, एक ही कार्यधार होती है और सिर्फ एक तरफ से उसकी उपयोग की जाती है। तो कहा कि ये जो उपकरण हुआ चॉपर चॉपिंग पावेल जो संस्कृति हमारी है वो चॉपर पावेल संस्कृति
को किस नाम से भी जाना जाता है? तो सोहन संस्कृति के भी नाम से जानी जाती है। तो सोहन संस्कृति के नाम से जाने जाने के कारण क्या हुआ कि वो सोहन नदी घाटी पे प्राप्त हुई थी। तो सोहन नदी घाटी के प्राप्त होने के कारण इसकी कौन सी संस्कृति कर दी गई? जैसे कि हड़प्पा जगह पर मिला था, हड़प्पा संस्कृति सिंधु घाटी संस्कृति कर दी है कि नहीं, सिंधु नदी के पास। तो यही ये जो इस नदी पे मिली, इसीलिए इसकी सोहन संस्कृति या द्विधारी दोनों धार था और दो उपकरण का मिला, मतलब कि एक वाला भी या दूसरा वाला भी, इसीलिए इसको कहा गया द्विधारी उपकरण भी कहते हैं। इसकी खोज किसने किया था कि जो ये चॉपिंग अथी जो ये था आपका चॉपर चॉपिंग पावेल संस्कृति, इसकी खोज क्या है? वाट डी शर्मा ने की 1954 ईस्वी में। इसके कौन सी नदी पर? सहायक जो वन नदी था, व्यास की सहायक वन नदी, उसी व्यास के सहायक वन नदी पे दौलतापुर स्थान पे किसकी खोज की गई? तो चॉपर चॉपिंग पावेल संस्कृति के। उसके बाद है हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति में आप लोग को अब लिखे दो तरह से होगा। तो तनका सानी इसके इजाद होगा, तो एक होगा क्या? काटने के लिए, और एक हो जाएगा कौन सा? एक काटा जाता है, दूसरा क्या किया जाता है? छीलने के लिए होता है ना, उपकरण है ना। जो अब कहे थे ना कि जो ये संस्कृति थी आपकी कौन सी? निम्न पूरा पाषाण काल, जो 5 लाख से 50,000 BC को माना गया। तो कहा तो इसका मुख्य इस काल में क्या बांटा गया कि जो इसमें का मानव है वो मानव क्या है? खाद्य सामग्री, मतलब कि इस काल में खाद का उपयोग करने लगा। तो खाद का उपयोग करने लगा है तो इसके लिए अस्थायी कृषि होगी, तभी ना खाद का उपकरण करेगा, उपयोग करेगा अपने खाने के लिए। तो खाद के उपकरण के स्वरूप में अब क्या होगा कि उसमें जो उपकरण हुई, तो दो तरह से देख ली, काटने के लिए भी। तो अब दूसरा था हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स संस्कृति थी कि हाथों का उपयोग। अब हैंड एक्स संस्कृति में क्या हो जाएगा कि अब इस रूप में हैंड एक्स के उसको हाथों से पकड़ करके एक सही तरीका से, अब मानव को पूरा पकड़ने आ गया है किसी अति को। अब उसकी कार्यधारा में क्या कर सकता है कि एक तो काटने के लिए, एक सूक्ष्म चीज़ों को ऊपर से क्या है? छीलने के लिए उपयोग कर सकते हैं। अब आप लोग कहिए कि इतना अति मूर्ख मानव था, अभी काटने या छीलने का नहीं, अभी तो डायरेक्ट मिक्सचर मशीन आ गया है, डालिए ना। अब काटने छीलना कौन चीज़ है? सब मिक्सचर में अपने छिलाया जाता है, जूस निकलता है, तो कोई भी मसाला हो उसको भी देखते हैं सब अब उसी में डालता है ना। एकदम शरीर को पूरा आराम है, मशीनीकरण है। एगो काम पूरा, एगो लहसुन को भी अथी करना, पिसना मशीन में ऐसे डालेगा, इतना सुख सुविधा में जीता है। तो यही जो उस समय की संस्कृति थी हैंड एक्स संस्कृति। तो वही हैंड एक्स संस्कृति में क्या हो गया? दो आ गया, एक हैंड एक्स तो हैंड एक्स में जो है, हैंड एक्स में है काटने वाला, कार बना दो। अब हो गया ना। छीलने के लिए से, यही हैंड एक्स संस्कृति। हैंड एक्स में है काटने वाला, और क्लीवर में कौन सी संस्कृति है? छीलने के लिए। एशियोलॉन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। एशियोलॉन संस्कृति हथनौरा से 5 दिसंबर 1982 ईस्वी में मानव की एक खोपड़ी मिली है। खोपड़ी मिली है
जो किसके अंतर्गत आती है, मानव की एक खोपड़ी मिली है जो होमो के अंतर्गत, मतलब होमोसेपियंस, होमो के अंतर्गत आती है। यही कहा कि क्या है, जो ये खोपड़ी थी इसको अंदाजा लगाया महाराष्ट्र के बोरी, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से क्या मिला है, इसका टीला है, राख के टीले। ये कितना लाख वर्ष पुराना है, 13 लाख वर्ष पुरानी है, 13 लाख वर्ष पुरानी है। यही कहा गया है कि ये हैंडएक्स संस्कृति को क्या कहा गया, ये हैंडएक्स संस्कृति दो तरह से, एक काटने वाला उपकरण मिले हैं, एक कीलीवर जिसको कहा गया छीलने के लिए उपयोग की जा सकती है। हैंडएक्स संस्कृति को एस्यूलॉन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। हथनौरा से 5 दिसंबर 1982 ईस्वी को मानव की एक खोपड़ी मिली है जो किसके अंतर्गत आती है, होमो के अंतर्गत आती है। सो महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थल से क्या हो गई है कि राख का टीला मिला है जो 13 लाख वर्ष पुरानी है। यही आपका हो गया दो तरह से, कौन सी, एक निम्न पुरापाषाण काल में क्या है, चौपी परंपरा की उपकरण, चॉपिंग पावेल संस्कृति, और दूसरा आपकी कौन सी हो गई, हैंड एक्स संस्कृति। अब दोनों में देख लिए कि एक तरफ से आपका क्या था, दोनों तरफ चॉपर होती थी, एक तरफ काज करने वाला धार होता था, दूसरा तरफ कहा कि एक काटने वाला हो और एक छीलने के लिए उपयोग होती थी। यही अब खाद्य सामग्री, इसी को कहा गया निम्न पुरापाषाण का। अभी इसी का साक्ष्य मिल रहा है। सो लिखिएगा प्रमुख स्थल, इसी में लिख लीजिएगा प्रमुख स्थल जो इसमें मिला, इसका कौन सा प्रमुख स्थल लिख लीजिएगा आगे। इसमें प्रमुख स्थल राजस्थान के कौन सा जिला, नागौर जिला। राजस्थान नागौर जिला में D2 बाना स्थल की खोज हुई है। चंबल घाटी में क्या खोज हुआ है, सोनीता, गोदावरी की सहायक नदी। स्थान क्या है, मद्रास से पल्लवरम, मद्रास से पल्लवरम, तमिलनाडु से खोज हुई थी कल, अतिरम पक्कम, मद्रास से पल्लवरम, अतिरम पक्कम, ये सब प्राप्त हुआ है। सो समझ गए। यही आपके प्रमुख स्थल में राजस्थान के नागौर जिला में स्थित D2 बाना, चंबल नदी घाटी, सोनीता, भैंसोरगढ़ से गोदावरी की सहायक नदी, मद्रास के पल्लवरम से अति काल। आगे देखेंगे हम लोग कौन सा, मध्य पुरापाषाण का। मध्य पुरापाषाण काल, मध्य पुरापाषाण काल लिखिएगा, मध्य पुरापाषाण काल। देख लीजिए कि पुरापाषाण काल कितना तरह से है, 3 तरह से। अब लिखेंगे मध्य पुरापाषाण काल, टॉपिक दीजिएगा। पुरापाषाणिक संस्कृति है, उसे कौन सी संस्कृति कही जाती है,
पूरा पाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति, फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। सो संज्ञा दी जाती है। क्या कहा है कि पूरा पाषाणिक संस्कृति को आपको कौन सी संस्कृति मानी जाती है? फलक मध्य पाषाणिक संस्कृति के उपकरणों का विकास है जो वो आपका क्या हुआ है? इससे पहले क्या है? पूर्ववर्ती निम्न जो पहले था ना, निम्न उपकरणों से हुआ है। किससे हुआ है? निम्न उपकरणों से हुआ है। सो मतलब कहने का मतलब कि जो मध्य पाषाणिक संस्कृति का उपकरण है उसका जो विकास हुआ पूर्ववर्ती निम्न उपकरण, मतलब कि पहले से जो उपकरण उपलब्ध थी ना उसी उपकरणों में क्या हो गया आगे। अब जैसे कोई वस्तु बना लिया अभी, तो धीरे धीरे विकास करते करते उसमें मॉडिफाई करते जाते हैं कि नहीं, और उसे विकसित उपकरण बनाना चालू करते हैं। तो कहा कि सबसे पहले जो पूर्ववर्ती उपकरण बनी हुई थी उस उपकरण को और भी धारेदार और भी किस्म किस्म का उसमें मॉडिफाई करके क्या किया गया कि नई नई उपकरण का निर्माण किया गया। तो इसका आधार जो था क्या है? जो पूर्ववर्ती पहले से उपकरण थी, कौन से पूरा पाषाण का? निम्न पूरा पाषाणिक संस्कृति, उसी निम्न पूरा पाषाणिक के है आधार पर आगे मॉडिफाई कर दिया। तो इसीलिए इसको कहा गया मध्य पूरा पाषाण काल। समझ गए? तो हम जान रहे हैं ना कि पहले जो पाषाण काल है उसी पाषाण काल में क्या बांट दिया गया था? निम्न पूरा पाषाण काल को। तो यही पूरा पाषाण काल में ही चल रहा है, पूरा पाषाण काल का ही बात होगी। लेकिन उस पूरा पाषाण काल में निम्न मध्य उच्च तो मध्य हो गया, वो पूर्ण से ही थोड़ा आगे हो गई। छोटा फिर थोड़ा बड़ा, जैसे पहले चौपर था पहले फिर पूरा बड़का ही बना था, अब इसी में छोटे छोटे वस्तुओं बनना चालू। उसके बाद वेदक और तक्षणी, यही है। क्या हो गई कि इसमें जो कोर था वो कोर से आगे चल करके क्या बनने लगी? खुरपनी, वेदिनी, वेदक और तक्षणी, नए नए उपकरण बनना चालू हो गया। यही अब देखेंगे मुख्य स्थल कहाँ का मुख्य स्थल है। सो मध्य पूरा पाषाण काल का खोज हुआ। सो मुख्य स्थल लिख लीजिएगा। मुख्य महाराष्ट्र के नेवासा जहाँ उत्तर प्रदेश के वाराणसी बेलन घाटी पढ़ाए थे ना। घाटी कहाँ है? इलाहाबाद में मिला से साक्षी। भीमबेटका सौराष्ट्र क्षेत्र, सौराष्ट्र क्षेत्र पंजाब के व्यास क्षेत्र से क्या मिला है?
मध्य पूरा पाषाण काल के मुख्य स्थल सब मिला है। सो कौन कौन स्थल सब है? महाराष्ट्र के नेवासा, झारखंड के सिंध भूमि, उत्तर प्रदेश के चकिया वाराणसी, बेलन घाटी के इलाहाबाद, मध्य प्रदेश से भीमबेटका, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र और पंजाब से कौन सी? व्यास क्षेत्र मिला। स्थल देख लिए। अब मुख्य विशेषताएं। मुख्य विशेषताएं में लिखेगा क्वार्टजाइट पत्थर की क्या है? प्रधानता मिला है। क्वार्टजाइट पत्थर की चट, जैस्पर, कीलंट, आदि पर अस्त्रों का प्रयोग, आदि पर अस्त्रों का प्रयोग क्या था? यही सब उपकरण थे, अस्त्रें थी। तो मुख्य विशेषता क्या थी? तो क्वार्टजाइट पत्थर की प्रधानता यहाँ पे मिली है कि जो उपकरणें मिली है वो क्या बनी हुई थी? क्वार्टजाइट पत्थरों की बनी हुई थी। सो इसमें चट, जैस्पर, कीलंट आदि पर अस्त्रों का क्या हो गया है? प्रयोग किया गया है। सो लिखिएगा। अब नेक्स्ट उच्च उत्पन्न होने लगी। क्या होने लगा? मध्य पूरा पाषाण काल में इसमें औजार परिवर्तित हो गई। मतलब कि निम्न पूरा पाषाण में जो औजार था ना, उस औजार के परिवर्तन हो गया, परिवर्तन हुआ और इसके जगह पर क्या होने लगे? नई औजार का निर्माण। मतलब जो पहले कोर मतलब क्या था? धार सिर्फ उसके होती थी। तो अब जो पहले कोर का होता था, कोर के जगह पर अब क्या होने लगा? फलक। क्या होने लगा? कोर के जगह पर अब फलक संस्कृति का उत्पन्न हो गया। इसीलिए अब इसको कहा गया कौन सी संस्कृति? फलक संस्कृति। सो तो कहा कि यही जो मध्य पूरा पाषाण काल है वो मध्य पूरा पाषाण काल क्या है? तो वो मध्य पूरा पाषाण काल आपकी पुरानी मतलब क्या है? पूर्व की जो पहले संस्कृति थी निम्न पूरा पाषाण काल का, उसी को मॉडिफाई कर करके क्या कर दी गई? नई संस्कृति मतलब नया उपकरण इसमें जब हुआ परिवर्तित, तो इसीलिए इसको कहा दिया गया क्या? मध्य पूरा पाषाण काल। सो नेक्स्ट लिखिएगा उच्च पूरा पाषाण काल। लिखिएगा अब उच्च पूरा पाषाण काल। तीसरा उच्च पूरा पाषाण काल अलग की बात है। मध्य पूरा पाषाण काल। मध्य पूरा पाषाण काल में अब हम जान रहे थे कि जो पूरा पाषाण काल के तीनों स्तर को हम माने हैं, तो वो तीनों स्तर को क्या माने हैं? उपकरण के आधार पर। कहते हैं ना कि उपकरणीय आधार पर तभी है पूरा पाषाणिक संस्कृति है, उसे कौन सी संस्कृति कही जाती है? पूरा पाषाणिक संस्कृति को फलक संस्कृति। फलक संस्कृति की संज्ञा दी जाती है। सो संज्ञा दी जाती है। क्या कहा है कि पूरा पाषाणिक संस्कृति को आपको कौन सी संस्कृति? मध्य पाषाणिक संस्कृति के उपकरणों का विकास है जो वो आप पूर्ववर्ती निम्न जो पहले था ना, निम्न उपकरणों से हुआ है। किससे हुआ है? निम्न उपकरण
मतलब कहने का मतलब कि जो मध्य पाषाणिक संस्कृति का उपकरण है उसका जो विकास हुआ पूर्ववर्ती निम्न उपकरण, मतलब कि पहले से जो उपकरण उपलब्ध थी ना उसी उपकरणों में क्या हो गया आगे। अब जैसे कोई वस्तु बना लिया अभी, तो धीरे धीरे विकास करते करते उसमें मॉडिफाई करते जाते हैं कि नहीं, और उसे विकसित उपकरण बनाना चालू करते हैं। तो कहा कि सबसे पहले जो पूर्ववर्ती उपकरण बनी हुई थी उस उपकरण को और भी धारेदार और भी किस्म किस्म का उसमें मॉडिफाई करके क्या किया गया कि नई नई उपकरण का निर्माण किया गया। तो इसका आधार जो था क्या है, जो पूर्ववर्ती पहले से उपकरण थी, कौन से पूरा पाषाण का, निम्न पूरा पाषाणिक संस्कृति, उसी निम्न पूरा पाषाणिक के है आधार पर आगे मॉडिफाई कर दिया। तो इसीलिए इसको कहा गया मध्य पूरा पाषाण काल। समझ गए। तो हम जान रहे हैं ना कि पहले जो पाषाण काल है उसी पाषाण काल में क्या बांट दिया गया था, निम्न पूरा पाषाण काल को। तो यही पूरा पाषाण काल में ही चल रहा है, पूरा पाषाण काल का ही बात होगी। लेकिन उस पूरा पाषाण काल में निम्न मध्य उच्च, तो मध्य हो गया पतेला थोड़ा बड़ा। तो इसको जैसे पहले और यही है क्या हो गई कि इसमें जो कोर था वो कोर से आगे चल करके क्या बनने लगी, खुरपनी, वेदिनी, वेदक और तक्षणी, नए नए उपकरण बनना चालू हो गया। यही अब देखेंगे मुख्य स्थल कहाँ का मुख्य स्थल है सुमध्य पूरा पाषाण काल का खोज हुआ। मुख्य स्थल लिख लीजिएगा। महाराष्ट्र के नेवासा उत्तर प्रदेश के वाराणसी बेलन घाटी पढ़ाए थे ना, घाटी कहाँ है, इलाहाबाद में मिला से साक्ष्य मिला है। सो एमपी से भीमबेटका सौराष्ट्र क्षेत्र, पंजाब के व्यास क्षेत्र से क्या मिला है, मध्य पूरा पाषाण काल के मुख्य स्थल सब मिला है। सो कौन कौन स्थल सब है, महाराष्ट्र के नेवासा, झारखंड के सिंध भूमि, उत्तर प्रदेश के चकिया वाराणसी, बेलन घाटी के इलाहाबाद, मध्य प्रदेश से भीमबेटका, गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र और पंजाब से कौन सी व्यास क्षेत्र मिला है। सो स्थल देख लिए। अब मुख्य विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं में लिखेगा क्वार्टजाइट पत्थर की क्या है, प्रधानता मिला है। क्वार्टजाइट पत्थर की प्रधानता, जैस्पर प्रयोग आदि पर स्तरों का प्रयोग क्या था, यही सब उपकरण थे, स्तरें थी। तो मुख्य विशेषता क्या थी, तो क्वार्टजाइट पत्थर की प्रधानता यहाँ पे मिली है कि जो उपकरणें मिली है वो क्या बनी हुई थी, क्वार्टजाइट पत्थरों की बनी हुई थी। सो इसमें चट, जैस्पर, किलंट आदि काल में इसमें औजार परिवर्तित हो गई। मतलब कि निम्न पूरा पाषाण में जो औजार था ना, उस औजार के परिवर्तन हो गया
परिवर्तन हुआ और इसके जगह पर क्या होने लगे, नई औजारे का निर्माण। मतलब जो पहले कोर मतलब क्या था, धार सिर्फ उसके होती थी, तो अब जो पहले कोर का होता था, कोर के जगह पर अब क्या होने लगा, फलक। क्या होने लगा, कोर के जगह पर अब फलक संस्कृति का उत्पन्न हो गया। इसीलिए अब इसको कहा गया कौन सी संस्कृति, फलक संस्कृति। सो तो कहा कि यही जो मध्यपूरा पाषाण काल है वो मध्यपूरा पाषाण काल क्या है, तो वो मध्यपूरा पाषाण काल आपकी पुरानी मतलब क्या है, पूर्व की जो पहले संस्कृति थी निम्न पूरा पाषाण काल का, उसी को मॉडिफाई कर करके क्या कर दी गई, नई संस्कृति मतलब नया उपकरण इसमें जब हुआ परिवर्तित, तो इसीलिए इसको कहा दिया गया क्या, मध्यपूरा पाषाण। उच्च पूरा पाषाण की परिवर्तित हो गई। उपकरण जो परिवर्तन हुआ उच्च पूरा पाषाण काल में, तो पहले देखे थे ना कि जो होती थी धारे होती थी चौपर एक ही तरफ पकड़ने वाला मोटा पहले था निम्न पूरा पाषाण काल में। दूसरा वाला पाषाण में देखिए कोर से फलक मतलब कि क्या होगी, लंबी लंबी पतला भाला की तरह आकृति हो गई। तीसरा वाला में कहा कि जो तीसरी आ गई उच्च पूरा पाषाण काल, अब इसमें इतना तकनीक उत्तम हो गया है कि अब ब्लेड की तरह मतलब अब ब्लेड क्या हो गया कि पतला धारे हो गई, तो मतलब छोटी छोटी वस्तुओं को भी अब उपयोग कर सकते हैं कार्य के लिए, तो मतलब कि बहुत विकसित हो रहा है आगे चल करके। तो अब यही जो उपकरण थी वो ब्लेड के स्वरूप में परिवर्तित हो रही, पतली पतली अब उपकरण का निर्माण होने लगा, तो इसको कहा गया क्या, उच्च पूरा पाषाण काल। उपकरण मिलते हैं ब्लेड पर निर्मित उपकरण, निर्मित उपकरण मिलते हैं ब्लेड पर निर्मित उपकरण मिलते ब्लेडा तथा ब्यूरिन के अतिरिक्त, ब्लेडा तथा ब्यूरिन के अतिरिक्त छिद्रक कौन से उपकरण मिले हैं, प्रमुख उपकरण मिले, उपकरण मिले हैं। यही हो गया, क्या हो गया कि उच्च पूरा पाषाण काल जो ब्लेड पर निर्मित उपकरण मिलते थे, मतलब इसमें क्या हो गया, पतली पतली अब धारें होने लगी। ब्लेडा तथा ब्यूरिन के अतिरिक्त इसमें स्क्रेपर, क्रोडो, चंद्रिक और छिद्रक आदि की देखे थे पत्थर से बनाई जाती थी, है ना। सेकेंड वाला में कहा कि क्वार्टजाइट पत्थर का उपयोग करने मिलने लगा था। तो अब कहा कि जो उच्च पूरा पाषाण काल हो गया इसमें पतली पतली वस्तु उपकरण मिलने लगी, तो इस उपकरण में क्या हो गया आपका कि इसमें अभी आपका अब क्या हो गया, हड्डी से भी बनाना चालू हो गया। कैसे, तो अब कहा उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण हड्डी से भी बनाए जाने लगे। उच्च पूरा पाषाण काल के उपकरण हड्डियों से भी बनाए जाने लगे। तो अब इतना विकसित हो गया कि जो पहले उपकरण किससे बनती थी, मतलब कि किससे बनती थी पहले, कि जो पहले पत्थरों से बनती थी, अब क्या हो गया नेक्स्ट आगे चल करके ये हड्डियों से बनना भी चलने लगी। सो उपकरण का नाम उच्च पूरा पाषाण का प्रमुख स्थल प्रदेश के बेलन घाटी के लोहंदा से मातृ देवी की मूर्ति
मिली है। किसकी मूर्ति मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। किसकी मिली है? लिख लिए? कहाँ लिखे? उत्तर प्रदेश के बेलन घाटी से लोहांदा से किसकी मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। सो नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, महाराष्ट्र के जलगांव स्थित नामक पुरास्थल से, महाराष्ट्र के जलगांव स्थित से, देखिए यही होता है कि चीज़ें सीखनी भी होती। एक आप लोग कहानी सुने होंगे, इसका कहानी सुने हैं। एक चूजा रहता, जैसे कि एक घोंसलाएँ रहती है और उस घोंसला पे क्या होता है कि जो बाज रहता है वो भी आश्रित रहता है। बाज रख के ऊपर घोंसलाएँ बनाए रहती है और नीचे रहता है जो मुर्गी का जो अथी रहता है, मुर्गी अंडे दी रहती है नीचे, मुर्गी का सेवन रहता है पेड़ के जस्ट नीचे। तो एक बार क्या होती है कि जो उसका अंडा है ना, ये बाज का, वो अंडाएँ किस में गिर जाती है? मुर्गी के इसमें। तो मुर्गी के इसमें जैसे गिर जाने के बाद मिल जाता है। तो मिलने के बाद क्या होता है कि वो मुर्गी जब उसको सेवन करती है अंडा के, उसके बाद उससे क्या होता है, उस अंडे से क्या होता है, चूजा का निर्माण होता है, मतलब मुर्गियों के बच्चा का। तो जैसे ही मुर्गी का बच्चा जो चूजा होता है तो धीरे धीरे बड़ा होना चालू होता है। तो देखता है क्या कि जो मुर्गी देखता है कि किसका, जो बाज का बच्चा है उसकी क्या है, आकृति कलर अलग है। तो देखता है क्या, उस पर देखता है लेकिन वो इग्नोर कर देता है। उतनी दिमाग थोड़ी ना मुर्गी से के पास। वो कहते कि इसी तरह से हो गया, उतना ध्यान नहीं देता है कि इसी तरह की इसी में से मिला हुआ है। अब क्या हो गया कि वो उसके साथ अब रहना चालू कर देता है। किसके साथ? मुर्गियों के साथ। बाज भी मुर्गी के साथ बाज खा रहा है, पी रहा है, उठ रहा है, लेकिन उड़ता भी कितना है? तो मुर्गी जितना उड़ता है ना हाथी, जैसे कि नॉर्मल हाइट तक के, तो वही नॉर्मल हाइट तक के उड़ रहा है बाज भी। तो एक बार एक जैसे खेलते रहता है ना, तो वो देखता है बाज क्या है कि उसी के तरह बहुत सारा बाज आकाश में उड़ रहा है। आवाज़ें आती है तो देखता है जैसे, तो आवाज़ को महसूस करता है कि मेरी ही तरह उसकी आवाज़ है। तो वो उस तरफ देखने लगता है। तो देखते रहता है, तो जैसे ही उसकी माँ देखती है, माँ मतलब मुर्गी, तो माँ देखती है उसको, तो कहता क्या हुआ? तो वो एक सवाल करता है माँ से, माँ कि वो क्या है ऊपर उड़ रहा है सो? तो कहता है कि वो बाज है जो आकाश में उड़ रही है। तो कहा क्या कि माँ, क्या मैं भी उसकी तरह उड़ सकता हूँ? कहा कि मैं भी उड़ सकता हूँ उसकी तरह, बाजों के ऊपर जो बाज उड़ रहा है से। माँ बोला कि नहीं, तू मुर्गी है, तू बाज की तरह नहीं उड़ सकता है। अब उस दिन से क्या हो गया कि जो वो बाज थी, वो बाज भूल भी गया कि क्या है कि आकाश में भी उड़ा जा सकता है। वो मुर्गी के इतना हाइट तक के ही उड़ा, मुर्गी तक के ही अपने जीवन यापन की और मर गया। तो सोचिए कि जो वो बाज था उसमें क्वालिटी था ना आकाश में उड़ने की, लेकिन वो किस एक बात से हार मान गया कि उसकी माँ कह दी कि तुम्हें क्षमताएं नहीं है उड़ने की। समझ गए? लेकिन उसमें पूरी क्वालिटी थी कि आकाश में वो उड़ सकते हैं, आकाश में उड़े, उसी की प्रजाति का है, लेकिन शक्ति का उसका कोई परिचय नहीं कर पाया कि आपके पास शक्ति क्या है, आप कहाँ तक उड़ सकते हैं। समझ गए? तो जिस संगत में वो रहा उतना ही को अपना जीवन शैली मान लिया, कहा कि इतना ही तक के हम उड़ सकते हैं। तो यही होता है कि आपके पास भी बहुत सारी क्षमताएं हैं जो आपको क्या है कि आपको पता नहीं है कि हम कहाँ तक के जा सकते हैं। और जो जैसी समाज है, जैसा एरिया है, वो आपको क्या कह देता है कि जो चीज़ को जैसे ही आप पूछे कि अरे ऊपर क्या है, जैसे आपका जो लाइफ में करना बहुत अनंत तक के जाती है, तो जैसे ही आप ऊपर बात करके वो कहाँ, वो चीज़ आप बनने के लिए कह रहे हैं, वो तो आपके लिए संभव ही नहीं, आप नहीं बन सकते। कहते कि सर हमको यूपीएससी की तैयारी करना, IAS बना गए, तुमसे तो संभव ही नहीं है ना। लेकिन कोई नहीं जानने गया कि आपके पास कितनी शक्तियाँ हैं। मे भी चील की तरह क्या हो, बाज की तरह आपकी भी शक्ति है आकाश में उड़ने की, लेकिन आप जिस माहौल में रह गए वो आपको क्या कर रहा है, उड़ने से ही रोक दे रहा है। सपना देखने के लिए नहीं कहता है, तो जितना ज़्यादा है उतना सोचे, जहाँ तक के सपना जाता है वहाँ तक पूरा करने की कोशिश करें। कोई कहीं पता नहीं कहाँ पे कौन मुड़ जाता है ना, तो कोई जानने नहीं गया। आपको पूरी क्षमता लगानी है अपनी बेस के आधार पर ना। तो बहुत कहने वाला मिल रहा है किसके तरह, मुर्गी की तरह कि तू आकाश में नहीं उड़ सकता है। समझ गए? तो आप यही सुनते रह गए तो आप उड़ना ही भूल जाइए।
तो आप अपनी पंख पर भी भरोसा करें जो कर रहे हैं ऐसे कि हमारी क्षमता कितनी है, हम पूरा जोर लगा के देखते हैं कि कितना ऊपर जा सकते हैं। ऐसे भी मेरे पास होने के लिए कुछ है थोड़ी ना, रोड पर है, रोटे पर गिरेंगे। ऐसे तो हम इतने उड़ रहे थे, उछलते हैं कहीं चले जाए ऊपर की ओर ना, तो लगाएंगे पूरा दम, जे होगा से देख लेंगे ना। आगे नीचे चले गए, तो यही है। महाराष्ट्र के जलगांव स्थित पटने पूरा स्थल से क्या मिला है? शुतुरमुर्ग के अंडवकों पर आड़ी तिरछी रेखा सहित रेखाओं से युक्त अलंकरण मिले। यही है कि महाराष्ट्र के जलमार्ग स्थित का है पटने नामक स्थल से क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडके पर आड़ी तिरछी रेखा से युक्त अलंकरण का कहाँ से मिला है? शुतुरमुर्ग के मानचित्र कला होता है। इससे कौन सा चल रहा था? उच्चपुरा पाषाण काल। उच्चपुरा पाषाण काल के लोग क्या थे? परिचित थे इससे, चित्रकला से परिचित। इंक खत्म हो गया कि से परिचित थे, हो गया। भारत में लिख लीजिएगा, भारत के अवशेष में देख ली यहाँ तक के। भारत में इस काल के उपकरण लिखेगा। भारत में इस मिले हैं सोन घाटी कहाँ था? मध्य प्रदेश। सिंहभूम, जोगदाहा, उसके बाद भीमबेटका, बाघोर, गांव, इनाम महाराष्ट्र आदि से प्राप्त हुए। यही हो गई आपकी। क्या है कि भारत में इस काल के उपकरण कहाँ से? सोन घाटी मध्य प्रदेश, सिंह भूमि झारखंड से, जोगदाहा भीमबेटका, बबूरी रामपुर बाघोर मध्य प्रदेश से, इनाम गांव महाराष्ट्र आदि से प्राप्त हुए। क्या? उच्चपुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त हुआ है। सो लिखेगा नेक्स्ट पॉइंट, उच्चपुरा पाषाण कालीन स्थल। नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा नेक्स्ट, उच्चपुरा पाषाण कालीन स्थल, उच्चपुरा पाषाण कालीन स्थल, उच्चपुरा पाषाण कालीन स्थल, उच्च बिलासुरगाम। इससे बिलासुरगाम से क्या मिला है?
बिलासपुर गांव है आपका आंध्र प्रदेश में। इससे क्या मिला है? चूल्हे का प्रमाण मिला। पहला बार कहा कि चूल्हा कहाँ मिला है? उच्च पूरा पाषाण कालीन स्थल में बिलासपुर गांव आंध्र प्रदेश में पूरा पाषाण अति रंपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु हथनौरा मध्य प्रदेश हथनौरा मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है? अतिरिपक्कम तमिलनाडु हथनौरा मध्य प्रदेश से मानव खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला। चित्रकारी की नर्मदा घाटी से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य। प्राचीनतम भीमबेटका मध्य प्रदेश नर्मदा घाटी से चित्रकारी के क्या मिला है? लिखिएगा। मिर्जापुर सीरीज देखे हैं? खोपड़ी का प्रथम साक्ष्य मिला है। भीमबेटका मध्य प्रदेश से नर्मदा घाटी से चित्रकारी के प्राचीनतम साक्ष्य मिला है। मिर्जापुर से तीनों काल की औजारें मिली है। यही आपका पूरा हो गया। कौन? पूरा पाषाण का प्रमुख स्थल आपका पूरा खत्म हो गया। कौन सा काल थी? 3 गो देखे थे। कौन कौन काल? पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, निम्न पाषाण काल। अब पूरा पाषाण काल में आप हम लोग देख ले निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। अब हम लोग कल देखेंगे कौन सा? मध्य पाषाण काल से। यही तक आप लोग को खत्म होता है कंप्लीट। कल देखेंगे कौन सा? मध्य पाषाण काल।